इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज 4 से 5 के हमारे स्पेशल टेलीकास्ट में प्रशांत किशोर की इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ने चुनाव की घोषणा होने के तीसरे ही दिन अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कितने हैवीवेट्स इस पूरे के पूरी लिस्ट के अंदर है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। क्या पीके को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, इसकी भी हम बात कर रहे हैं। पीके ने जिस तरह से सियासी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है उस पर भी हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि पलटवार में पीके पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा लेकर एनडीए को हराने की सुपारी ली है। सुपारी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये शब्द बोल रहा हूं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ राहुल आनंद है, मेरे बीजेपी की तरफ से, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सुदेश वर्मा जी भी है, मेरे साथ नवीन उपाध्याय जी भी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मेरे साथ तारिक अनवर साहब हैं जो कि बड़ी अच्छी तरीके से जन स्वराज का पक्ष सामने रख रहे हैं। राहुल, हमने देखा था पीके ने अभी क्या कहा सम्राट चौधरी के बारे में। चलिए एक बार सुनवा भी देता हूं, आपको सुनवा देता हूं। राहुल, देखिए पीके ने सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहा था। हमने सम्राट चौधरी की सफाई तो सुनवा दी, लेकिन पीके ने क्या स्टेटमेंट दिया था अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और बाकी लोगों के बारे में करप्शन को लेकर। आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। तो इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि पीके जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा खास तौर पर एनडीए के नेताओं पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चिपका पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए सर, फिर बोलिए। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, कुछ और दिक्कत हो रही है, तकनीकी दिक्कत हो रही है, इसको हम ठीक करें। उससे पहले मैं सीधे चलता हूं राहुल के पास। राहुल, मुझे ये बताइए और स्पष्ट बताइएगा, आप पीके पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दूसरों से फंड लेकर बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी अपना फंड कहां से ले रही है? तारिक अनवर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। और क्या कहेंगे सम्राट चौधरी के आरोपों पर और अशोक चौधरी के आरोपों पर जो पीके ने लगाए हैं? दीपक जी, जाहिर तौर पे अगर बात करें जनसुराज पार्टी के बारे में, तो जनसुराज के जो मुखिया हैं, जो संरक्षण है पीके, वो तो खुद 420 के आरोपी हैं। उनका एक आरोप मैं आपको सिद्ध कर देता हूं नजर के सामने। देखिए, उन्होंने सम्राट चौधरी जी के ऊपर जो आरोप लगाया था, उस आरोप में जो शिल्पी गौतम हत्याकांड के बारे में वो जो चर्चा कर रहे थे, 5 जुलाई 1999 की बात है वो। जबकि अगर बात करें तो 19 मई 1999 को ही वो बिहार सरकार के मंत्री बन चुके थे। ये चेक कर लेने की जरूरत है। और क्या कोई मंत्री इस तरह की हरकत करेगा? उसके बाद उनके साथ जिन लोगों ने शपथ लिया था उसमें विशन पटेल, अवधेश सिंह, श्याम बिहारी प्रसाद और सुरेंद्र राम जी ने उस समय उनके साथ
उपस्थित होकर शपथ ग्रहण की थी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को चंदा कहां से आता है। तो बीजेपी को जो चंदा आता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में चर्चा लगातार की जा रही थी, वो एक चर्चा का विषय भी रहा था। उससे हमको नहीं, अन्य विपक्षी दलों को भी वो चंदा देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी को अगर चंदा मिलता है 14.5 करोड़ और पार्टी फंड में आता है मात्र 2 करोड़ और खर्च के हिसाब से दिखाया जाता है ऑन रिकॉर्ड कि 35,000 रुपए का ही खर्चा आया है पूरे बिहार में, क्या यह संभव है कि जिसकी हर गली में गाड़ी घूमती हो, हर गांव में उनके लोग? आपको 1 मिनट के लिए राहुल रोकूंगा, मैं सीधे जा रहा हूं पटना। राहुल माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, मैं सीधे जा रहा हूं पटना और मेरे सहयोगी अमित वहां पर हैं और उनके साथ खुद मौजूद हैं प्रशांत किशोर यानी पीके। अमित पूछेगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाह रहे हैं वो। बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है क्योंकि आज बाकी पार्टियां पेच फंसाई हुई हैं, कोई गठबंधन से कई सीटों का नया ऐलान हो रहा है और आप सबसे पहले ऐलान कर दिए। 51 लोगों के उम्मीदवारों के नाम है। क्या लगता है कि कुछ सवाल कुछ जवाब बहुत ऐसा है, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण दिन तो 14 नवंबर का होना है, जब बिहार में एक नई व्यवस्था का आगाज होगा। आज उस आगाज की शुरुआत है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो योद्धा मैदान में जा रहे हैं जिन्होंने बिहार को बदलने का संकल्प लेकर जनसुराज की व्यवस्था से जुड़कर इस प्रयास का हिस्सा होना स्वीकार किया है। और एक बार उस सूची को आप पढ़िए तो 51 में हर वो व्यक्ति जिसको नामित किया गया है उसमें वो कैरेक्टर दिखेगा, वो चरित्र दिखेगा, उसका प्रयास दिखेगा। उसमें कोई बालू माफिया नहीं, कोई शराब माफिया नहीं, कोई बाहुबली नहीं, कोई धन बली नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को, बिहार को बनाने में अपना योगदान किया है और अपना सब कुछ लगाकर आज वो बिहार के इस व्यवस्था के बड़े परिवर्तन के अभियान में जुड़ रहे हैं। तो जो वादा हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ किया है उसको पूरा करने की शुरुआत आज हम लोगों ने करी है। लेकिन जिस तरीके से जो उम्मीदवारों के नाम है, उसके जाति विशेष जो उसमें दर्ज है, उसमें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, उसमें दलित भी है, उसमें अकलियत भी है, तो किनको चोट ज्यादा पहुंचाना है? क्योंकि सब लोग तो हम समीकरण लेके चल रहे हैं। चोट यहाँ के भ्रष्टाचारियों को पहुंचाना है। आप वो सूची देखिए तो उसमें आपको ईमानदारी झलकेगी। आप वो सूची देखिए तो सामाजिक न्याय के नाम पर ढकोसला करने वाले लोगों का आज चेहरा खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें उन समाज के लोग हैं जिनको कभी किसी ने टिकट नहीं दिया, कभी उनको आगे नहीं बढ़ाया। जनसुराज ने कहा था कि जिस वर्ग की जितनी आबादी है वो हमसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो हमसे मांगने आए या ना आए, उसको वो सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग इतने दिन से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किसी मुख्य धारा की पार्टी ने अगर 30% अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है तो वो बता दीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टिकट दिया है, उन लोगों को दिया है जो उस समाज के एक भी उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों को समाज से चुनकर निकाला है। जो मैंने कहा था कि जैसे दही को मत के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज से ऐसे लोगों को मत कर निकालेंगे और बिहार बदलाव के इस प्रयास में उनको हिस्सा बनाएंगे। मुझे खुशी है कि वो साथी आज इस प्रयास का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी उनको ढेरों शुभकामनाएं, वो आए, जीत कर आए। राघोपुर से अभियान शुरू कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव टारगेट पे है? अभियान तो भाई पिछले 3.5 साल से शुरू है, आप नहीं देख रहे हैं। एक सवाल मेरा देख रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव का महासमर है, इसमें हमने राघोपुर हम 11 को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां से साथियों ने, जनसुराज के लोगों ने हमारे चुनाव लड़ने का आवेदन दिया था। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं खुद से आऊंगा राघोपुर, आप सबके साथ हम लोग बैठेंगे और वहां पर बैठकर जो तय किया जाएगा वही आदमी प्रत्याशी। चुनाव आप लड़ेंगे राघोपुर से? भैया आप मतलब जबरदस्ती हमसे पूछिएगा, जो बात कह चुके हैं वही बात दोहराएंगे। दीपक चौरसिया जी आपसे लेना चाहते हैं। दीपक जी सवाल करिए एक बार। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूं कि इस लिस्ट में कोई बड़ा हेवी वेट नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि कई सारे नए हेवी वेट जो है पहली लिस्ट के अंदर आएंगे। क्या आपको लगता है कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का इंपैक्ट दे पाएगी ये लिस्ट? दीपक चौरसिया जी कह रहे हैं कि जो आपने पहले कहा था कि पहले ही चरण में, पहली सूची में हेवी वेट लोगों का चेहरा दिखाई देगा, क्या लगता है कि वो हेवी वेट का चेहरा है या फिर आगे? अभी शुरुआत है। अभी हेवी वेट जिस तरह के लोग चुनाव लड़ेंगे उसकी एक झलकी है। हर सूची जो जारी होगी उसमें आपको ऐसे ही हेवी वेट दिखेंगे। आर.के. मिश्रा, जे.पी. सिंह, के.सी. सिन्हा, ये वाई.वी. गिरी, जागृति ठाकुर, ये साधारण नाम नहीं है, लेकिन ये इन नामों पर उतना मेरा ध्यान नहीं है। आप उन नामों को देखिए जो जमीन पर नीचे जनसुराज के प्रतिनिधित्व करने। और महागठबंधन के भी लोग होंगे? भाई पहले बोल दिया, आज अगर कोई दिखा हो तो बता दीजिए,
उसमें जनसुराज के लोग होंगे, एनडीए महागठबंधन के लोग नहीं होंगे। वो लोग भी संपर्क में हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर जो बता रहे थे कि अभी बहुत सारे लोग जो है उनका नाम अभी आना बाकी है, काफ़ी हेवी वेट लोग अभी आना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जिस तरीके से राघोपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है यहाँ से, यानी अब चुनाव में सीधे जाना है तो राघोपुर वो जगह चुनी गई है प्रशांत किशोर की तरफ से। और उन्होंने कहा कि वहाँ से हम अभी चुनाव लड़ने पर तो अभी संशय की स्थिति अभी बनी हुई। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के साथ खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने लाइव टाइम से बातचीत करते हुए कहा कि राघोपुर से हम अभियान तो चलाएंगे, लेकिन अभी चुनाव लड़ने पर उन्होंने संशय की स्थिति अभी बना के रखी है। लेकिन दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से हेवी वेट की बात कही जा रही थी, अब तक बहुत बड़े चेहरे अब तक दिखाई नहीं पड़े। हालांकि वो कह रहे हैं कि अब ये पहली लिस्ट है, इसके बाद जो आगे लिस्ट होगी, जारी होगी, उसमें कुछ हेवी वेट दिखाई देंगे। इसमें केसी सिन्हा का नाम है, प्रोफेसर केसी सिन्हा का। इसके अलावा जो वाईवी गिरी है, जो हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं, उन लोगों का नाम है। लेकिन जो सियासी गलियारों से जो बड़े चेहरे आने की बात थी, उसमें अभी तक नहीं आई है। दीपक जी, ठीक है अमित, आपने बहुत खूबसूरत इंटरव्यू किया, बहुत शानदार इंटरव्यू था आपका। हमारे से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे मैं चलता हूं, इस वक्त दिलीप कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या भ्रष्टाचार का आरोप एनडीए के नेताओं पर चिपका पाएंगे पीके? आपको क्या लगता है? ठीक है, तो इसी सवाल को लेकर मैं चलता हूं सुदेश वर्मा जी के पास। सुदेश वर्मा, गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जेडीयू के नेताओं पर, जो पीके ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के ऊपर और साथ ही साथ अनियमितताओं के। आपको नहीं लगता कि पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के इन आरोपों का सामना कर रही होगी इन चुनाव के अंदर? देखिए, एनडीए जो है इन आरोपों का पहले भी सामना कर चुकी है, जवाब मिल चुका है और लोगों ने एनडीए को वोट करके सरकार में लाया है। टेस्ट में एनडीए नहीं है, टेस्ट में आरजेडी अलायंस है जो एनडीए को चैलेंज कर रहा है, और टेस्ट में प्रशांत किशोर जी हैं, क्योंकि पहले बार चुनावी दंगल में ये उतरे हैं इतने पूरे बिहार के लेवल में। तो टेस्ट इन पर है। मैंने जो इंटरव्यू देखा है दीपक जी इनका, हमेशा उसमें एक एरोगेंस दिखता है। अगर इनसे कुछ पूछिए कि आप चंदा कहाँ से, आप बोलते हैं कि आपने इससे पूछा, हमसे क्यों पूछते हैं? ये एक खिलाड़ी का जो सच्चा खिलाड़ी है उसका ये नकाब नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल खोलना चाहिए, क्योंकि आप नए हैं, आपको लोग परखेंगे, आप कुछ वादा करके आ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मीडिया वाले पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलिएगा बीजेपी का ये नेता के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो, ये गलत है। तो ये एरोगेंस दिखने लगा है। और अगर ये भी वही कास्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पिछड़ा और अगला कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि आप तो एक नई ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। शायद हो सकता है कि इससे कुछ नए लोग राजनीति में जुड़े, लेकिन जब ये वोट करने जाएंगे तो इनके पास एक नेशनलिस्ट फोर्स होगा जो विकास के साथ है, और एक एंटी फोर्स होगा एनडीए का, जिसको मैं एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग सर्टिफिकेट नहीं मानते, लेकिन ये सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़कर एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं, और पूरा कॉम्युनल फोर्सेस हैं। इन दो के बीच में जब बिहारी को चुनना होगा तो पता है कि वो कहाँ चुनेगा। जो वोट, ये ऊर्जा जो नया लाएंगे, वो ऊर्जा भी एनडीए का ही साथ देगा। ठीक है, मैं सीधे तारिक भाई के पास चलता हूं। तारिक भाई, क्या आपको लगता है कि आप भी जात पात में फंस गए हैं? इतने अति पिछड़ा, इतने अकलियत के, तो आप में और बाकी पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर है क्या? क्योंकि आप भी तो उसी जाति की राजनीति में उलझ गए। दीपक जी, जो राजनीति को कई चीजें जो प्रभावित करती है, 10-12 चीजें, 15 जो फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें एक फैक्टर जाति है। इसको न जनसुराज ने कभी झुटलाया है, न प्रशांत किशोर जी कभी झुटला रहा है, न ये समाज झुटला सकता है, न देश की राजनीति झुटला सकती है। क्या जिस समाज की जितनी आबादी है, क्या उसको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलना चाहिए तो बीजेपी के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोले। जो समाज पीछे रह चुका है, क्या उसको आगे बढ़ाकर उसको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए? हम लोगों ने किन्नर समाज की एक यानी कि कैंडिडेट हमने बनाया भोरे विधानसभा से, गोपालगंज से, क्या उसको हक नहीं बनता है? एक नट समाज से हमने कैंडिडेट बनाया है, क्या उसको हक नहीं बनता है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कर सके? अगर ऐसे लोगों को अगर हम मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे ऊपर जातिवादी होने का अगर ठप्पा लग रहा है, आरोप लग रहा है, तो ठीक है लगे, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको आगे लाने में कोई बुराई नहीं है।
और एक बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहता था जो छूट गया था, कि इन्होंने कहा कि 1999 में सम्राट चौधरी जी मंत्री बन गए। बिल्कुल सही बात है कि बन गए, लेकिन 1995 में उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिखाकर जो हत्या के आरोप लगे थे उनके ऊपर, जो जेल गए थे, वहां से जो छुटकारा मिला था, उस टाइम तो उनकी उम्र 14 साल थी। 1999 आते आते उनका उम्र हो गया होगा 18 साल। तो इस देश के किस कानून में 18 साल की उम्र में मंत्री बनना लिखा हुआ है भाई? यहीं पर हमारे सम्राट चौधरी जी का बेईमानी दिख जाता है, यहीं पर उनका भ्रष्टाचार दिख जाता है, यहीं पर उनकी धोखाधड़ी दिख जाती है। यहीं पर जो 420 प्रशांत किशोर जी पर वो कह रहे थे, ये तो सम्राट चौधरी जी क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने 420 के तरीके से उन्होंने ये प्रमाण पत्र सौंपा था और मंत्री बने थे या जेल से निकले थे। दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? तो इनको क्लियर करना होगा ये बातें। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। राहुल जी क्या कहेंगे आप? बताइए, सम्राट चौधरी की उम्र कितनी है? 14 साल जब जेल गए थे, उसके बाद 99 में शपथ ले ली, तब वो 18 साल के होते, लेकिन 25 साल के कैसे हो गए? ये भी समझा दीजिए राहुल जी थोड़ा सा। दीपक जी, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी चर्चा हो रही थी गौतम सिर पे हत्याकांड के ऊपर आरोप लगाया था, जब वहां से पर्दा उठ गया तो फिर बेनकाब हो गया। और जो प्रश्न आपने किया, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं सम्राट चौधरी जी ने कई दफा दे रखा है कि एफिडेविट में क्या था और किस तरह से क्या मामला था। उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट किया है, ये पब्लिक डोमेन में ये बात उपलब्ध है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं अपने जनसुराज के एक साथी प्रवक्ता से कि अभी पीके ने 21,000 रुपए लेकर फॉर्म भरवाई है, क्या ये पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं? और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड देता हूं, ये लाइव टाइम्स में ये खबर भी छपी थी। 21,000 रुपए देकर लगभग 10,000 लोगों से इन्होंने फॉर्म भरवाया और उस बात को कहा गया कि पार्टी एक शुल्क ले रही है, लेकिन ये टिकट देने की गारंटी नहीं लेती है। अगर 10,000, एक अनुमान के तहत अगर 10,000 लोगों ने भी 21,000 रुपए लेकर फॉर्म भरा हो तो देखिए वो कितना पैसा हो गया। यानी कि जिसको ये फॉर्म भरा रहे हैं उसी से वो कमा रहे हैं और बिहार में घूम घूम कर क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं दीपक जी कि बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता की चाहत क्या है, मैं आपको बताता हूं। बिहार की जनता अब विकास और स्थिर सरकार चाहती है, प्रयोग नहीं चाहती है। जिस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो नहीं चाहती है। प्रशांत किशोर जी की सूची जारी होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि सिर्फ सूची जारी करने और यात्रा करने से बिहार राज्य का दशा और दिशा नहीं बदलेगा। पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सड़क, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में जो गति मिली है वो किसी प्रयोग से नहीं बल्कि लगातार प्रयासों से संभव हुआ है। जनसुराज जैसी नई टीमें अपनी बात कह सकती है, सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन बिहार की जनता काम वालों के साथ है, कहानी सुनाने वालों के साथ नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मुख्य रूप से अगर बात करें दीपक जी, मैं तुरंत समाप्त करता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने अब तक कोई ऐसी ठोस योजना या कोई विजन नहीं बताया कि वो बिहार को कैसे बदलेंगे। दूसरी बात कि बीजेपी का फोकस और विकास स्थिरता पर है, जबकि जनसुराज केवल प्रयोग के दौर में अभी चल रही है। और जिस तरह से वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस तरह से बातों का, जिस तरह का शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसमें एक अलग से एरोगेंसी नजर आता है और ये कहीं ना कहीं वो महागठबंधन को ही मदद करेंगे। ठीक है नवीन उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचार का चिपकाने की कोशिश की है, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे हो, क्या ये चिपक पाया है? और क्या भ्रष्टाचार बिहार में ये चुनाव का एक मुद्दा बनेगा आपके हिसाब से? देखिए दीपक जी, जहां तक इन आरोपों के चिपकाने का सवाल है, मेरा मानना है कि जिन लोगों पर ये आरोप लगे हैं, इससे बहुत छोटे छोटे आरोपों पर बीजेपी के लोग राहुल गांधी के अगेंस्ट में गए हैं हाई कोर्ट से लेकर, और उन्होंने ये प्रोसिक्यूट करके उनको कन्विक्ट भी कराया। बहुत छोटे छोटे आरोपों पर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में गए लोग, उनको माफी मांगना पड़ा। मेरा मानना है कि इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी का कोई लीडर जिस पर आरोप लगाया गया है वो इसको इफेक्टिवली न काउंटर कर रहा है। प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया कि अगर अशोक चौधरी अगर विड्रॉ नहीं करते हैं थ्रेट अपना ये वो डिफेमेशन का, तो उन पर 500 करोड़ का डिस्क्लोजर करेंगे। और अशोक चौधरी ने ट्वीट कर दिया कि हम अब कोर्ट में केस नहीं करेंगे, हम पब्लिक के कोर्ट में जाकर लड़ेंगे। तो वर्चुअली उन्होंने प्रशांत किशोर की बात मान ली। और आज तक सम्राट चौधरी ने ये प्रशांत किशोर बार बार उनसे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा कब पास की, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी का एक जवाब वो दे दें। दूसरी बात कि मंगल पांडे से लेकर दिलीप जायसवाल तक
कोई आदमी इफेक्टिवली इसको काउंटर कर नहीं रहा है। इस पर लोग चुप हैं। ये इनकी चुप्पी जो है यही बताती है कि इन आरोपों में दम है। अदरवाइज इन लोगों को प्रशांत किशोर पर डिफेमेशन का सूट करना चाहिए था। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सारे बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता है बिहार में, और वो नेता इधर उधर देख रहे हैं और चुप लगाकर बैठे हुए हैं, और चाहे कुछ है स्पेसिफिक तरीके से उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन आरोपों में दम है। अदरवाइज हमारे ऊपर और आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे, इफेक्टिवली हम लोग काउंटर करेंगे। तो डेफिनेटली इन आरोपों में दम है, और इसलिए हम पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस बार का जो इलेक्शन होगा बिहार में, उसमें प्राइम मिनिस्टर की भूमिका बहुत ही इफेक्ट होगी, इंपॉर्टेंट। उन्हीं के नेतृत्व कंधों पर यह भार रहेगा बिहार में बीजेपी को जिताने का। ठीक है। पीके सियासी मंच पर नाटकबाजी का भी खूब सहारा ले रहे हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने शुरू से आक्रामक रवैया अपना रखा है, और इस मुद्दे पर वो ना एनडीए को छोड़ रहे हैं ना ही महागठबंधन को। एक तरफ वो सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की शिक्षा पर भी निशाना साध रहे हैं। भाई तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। तो प्रशांत किशोर इस दौरान 5000 रैली कर चुके हैं और कई हजार किलोमीटर की यात्रा भी। तो इंपैक्ट तो डाला है, मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे इसी का विश्लेषण हम इस खास कार्यक्रम के अंदर कर रहे हैं। मेरे साथ तारिक अनवर जी हैं जनस्वराज पार्टी से, मेरे साथ बीजेपी से राहुल आनंद और सुदेश वर्मा हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवीन उपाध्याय हैं। अब सबसे बड़ा सवाल नवीन जी यहां पर यही आता है, वो क्या आता है, तेजस्वी यादव की शिक्षा का क्या यह मुद्दा बनेगा, या तेजस्वी यादव लीडरशिप की रेस में अब बहुत आगे निकल चुके हैं, दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अपना मेकओवर कर चुके हैं। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो हेलो, आपको मेरा सवाल सुनाई? तेजस्वी का शिक्षा का जहां तक सवाल है, हाँ सुनाई दिया। तो जहां तक तेजस्वी की शिक्षा का सवाल है, ये बिहार में हर कोई जानता है कि 9वे फेल हैं, और इसको बहुत बार उठाया गया है। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन ओवरऑल जो लोग आरजेडी को वोट नहीं देते हैं डिफरेंट कारणों से, कि ये तेजस्वी यादव उस जंगल राज के युवराज के रूप में जो लोग उनको देखते हैं, वो डेफिनेटली उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, शिक्षा ये तेजस्वी यादव का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा, और उनका बैकग्राउंड जो इशू बनेगा, जो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि वो यूथ को रीच आउट करे, और वो जो जंगल राज के इमेज थी आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको वो दूर करे। वो कितने हद तक सक्सेसफुल हो पाते हैं, नए जो 18 वर्ष के नए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके बीच में, जो उन्होंने उस जंगल राज को नहीं देखा है, कितने दूर कितने इफेक्टिवली उन लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, इस पर उनकी बहुत हद तक कितना सक्सेसफुल होते हैं वो डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, आप जरा, हम चाहेंगे कि आप जरा ये जो जनस्वराज के प्रवक्ता है उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, ये बार बार जो स्पेकुलेशन चल रहा है कि क्या चिराग पासवान आ सकते हैं जनस्वराज में, क्या उसके डोर खुले हुए हैं, इस पर उनका क्या कहना है इन लोगों का? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं ना। तारिक भाई बताइए, क्या चिराग पासवान के लिए जनस्वराज के दरवाजे खुले हुए हैं? दीपक जी, प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 साल पहले जो बातें कही थी आज भी उस पर अडिग है। यानी उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले न चुनाव के बाद किसी तरह का गठबंधन पहले होगा न बाद में होगा। तो एकदम जनस्वराज का स्टैंड क्लियर है कि कोई गठबंधन न पहले होने जा रहा है न बाद में होने जा रहा है। वो चिराग पासवान जी हो या कोई दूसरे हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से नहीं होने जा रहा। ये स्टैंड एकदम क्लियर है जनस्वराज का। तो मतलब चिराग पासवान के लिए दरवाजे बंद है?
ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिनको गठबंधन की राजनीति करने की आदत है। हमने तो पहले दिन से कहा कि हमें क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिहार की जो बदहाली है उसमें एक बड़ा कारण ये गठबंधन की पॉलिटिक्स भी है। कभी इधर पलट जाना, कभी उधर पलट जाना, ये भी एक कारण, इसलिए हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं, हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई इंपैक्ट डाल पाएंगे पीके? आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप उन्हीं के इलाके से आते हैं। देखिए, जब पीके बिहार आए तो दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा वो बदलाव के लिए आए, लेकिन बदलाव का क्या रोड मैप है वो उन्होंने नहीं रखा। एक ही चीज जो उनके आने के बाद आप देखें, लगातार वो जमीन पे रहे, लगातार चलते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे, आज भी वो लोगों से मिलते रहे। लेकिन जब आज की अगर डेवलपमेंट को हम देखें, आज की जो डेवलपमेंट है, 51 सीटों का जो उन्होंने प्रत्याशी बनाया, 51 सीटों की घोषणा आज उन्होंने की है, उस घोषणा पत्र को, उस घोषणा को अगर प्रत्याशी के नाम को देखेंगे, क्षेत्र को देखेंगे, तो वो प्रशांत किशोर बिहार के उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बिहार के पॉलिटिक्स के उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता है। कास्ट, कम्युनिटी, सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग। तो वो कुछ बदलाव, अगर इसको मैं देखूं, अगर मैं इसको पैमाना मानूं कि किसको किसको टिकट दिए जा रहे हैं, कहां से, तो आरसीपी सिंह की बेटी को कहां से टिकट दिया गया, या बैसी से किसको टिकट दिया गया, कई सारे क्षेत्र वाइज जो मैंने देखा, तो कहाँ ब्राह्मण है, कहाँ यादव है, कहाँ कुर्मी है, कहाँ मुस्लिम है। तो उसी कास्ट और कम्युनिटी के आधार पे अगर प्रशांत किशोर को भी टिकट बंटवारा करना है, तो लालू जी में, रामविलास जी के जो पुत्र हैं चिराग जी में, मांझी जी में, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, फिर ये क्या अलग कौन से बदलाव की बात करना चाह रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, मैं उन तमाम लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण, आपके पास प्रशांत किशोर जी ने अभी तक बिहार के बदलाव का कोई रोड मैप नहीं दिया, ये तो बहुत साफ है। लेकिन जो चुनाव के उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, उस उम्मीदवार के अगर आप देखेंगे कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां से उन्होंने उतारा है, तो उसी राजनीतिक पैटर्न को, उसी पॉलिटिकल जो उनका ट्रैक है बिहार में, उसी ट्रैक पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो किस बदलाव, अगर ट्रैक वही है, पॉलिटिकल थॉट्स वही है, विचार वही है, सोच वही है, तो बदलाव किस बात से, कहां से बदलाव आएगा? प्रशांत जी कहां से, पीके कहां से बदलाव लाएंगे? दूसरी बात, जिस तरह से वो लगातार कोई भी पॉजिटिव एजेंडा को लेके वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सम्राट चौधरी पे या अशोक चौधरी पे भ्रष्टाचार के आरोप सही है गलत है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कोई पॉजिटिव एजेंडा क्या उन्होंने सामने में रखा है? बिहार के सामने में, मतदाताओं के सामने में क्या उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही है जिससे कि लगे कि नहीं बिहार में ये अब सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत यहां से होगी? मुझे तो नहीं दिख रहा है। और ये जो प्रत्याशी, आज का लिस्ट देखने के बाद तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है वो नीतीश जी से भी उन्होंने लिया है, लालू जी वाला भी लिया है, भारतीय जनता पार्टी भी लिया है, और उनका जो अपना है कि तमाम डेटा को देखिए, डेटा को एनालाइज करिए, उसके आधार पर अपने प्रत्याशियों को उतारिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अगर कोई एक नई चीज को आप लेके जाते तो शायद लोग सोचते कि चलिए बिहार में बदलाव की यहां से शुरुआत हो सकती है। मुझे आज के बाद निराशा है कि जो ना तो रोड मैप और न ही जो चीजें निकल के आई है उसमें से मुझे कुछ नहीं नया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नया कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अफसोस मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा दिलीप जी, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त की कमी है। तो ये थी हमारी खास पेशकश पीके की राजनीति पर, इसलिए क्योंकि पीके ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे गठबंधन अभी भी जो सीटों की किचकिच है उसके अंदर फंसे हुए हैं। क्या पीके को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, इसका विश्लेषण हमने किया, और जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि पीके भी जो सभी की रट होती है ना, जो सुनी सुनाई रट होती है, जो चली चलाई रट होती है, उसी के आधार पर अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम उनकी पहली लिस्ट यही दिखाती है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। रात 8 बजे खबर